डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रामबाण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर हम लोग आप ही के एक प्रश्न के साथ उपस्थित है कि आपने प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा है उसको हम लोग चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ कहीं अशुद्धियां हैं तो उसको सुधार करें और अपने नंबर में 1-2 नंबर का इजाफा हम लोग कर सकें। तो आज देखते हैं आपने क्या आंसर भेजा है। क्वेश्चन क्या है पहले तो कि सतत विकास में तकनीक की भूमिका पर एक नोट लिखिए और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो सतत विकास कहें या इसी को हम लोग धारणीय विकास के भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है वो हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में नहीं मिले हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से हमको उधार में मिला है। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम उन सारे संसाधनों को जिस स्थिति में हमें मिला है उसी स्थिति में अपने जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के पीढ़ी के लिए भी बचाकर चले जाएं। तो इसकी को हम लोग कैसे तकनीक के सहायता से बचा सकते हैं उसी को एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि आपने क्या लिखा है इसमें। तो आपने लिखा है कि प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही है कि तकनीकी जो है हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, व्हीकल्स में देख सकते हैं हम लोग कि आजकल हम लोग BS6 यूज कर रहे हैं। इसके अलावा तरह तरह के पर्यावरण के सुरक्षा में भी प्रौद्योगिकी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन समाधानों को सक्षम करके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इंट्रो में आपने काफी अच्छा पॉइंट लिखा है। तो फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि आपने आगे क्या लिखा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देना, यानी कि सतत विकास में हम लोग लिखे हैं कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, यानी प्रौद्योगिकी की सहायता से तेल और जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर, पवन, जल विद्युत, हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा दो स्रोत है हमारे पास। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हम लोग शामिल करते हैं किसको? तो हम लोग इसमें पेट्रोलियम को और जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करते आ रहे हैं हजारों सालों से, लेकिन ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, जो हमारे भावी पीढ़ी को नहीं मिल पाएंगे। तो हम लोग साइंस और तकनीकी की सहायता से हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को ढूंढा, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, जो ये क्या करेंगे पर्यावरण के भी दृष्टि से काफी अच्छे हैं और इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के विकल्प के भी तौर पर देखा जा सकता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोगों ने किया क्या कि न बल्कि हम लोगों ने जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी की सहायता से जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है ये अधिक कुशल भी हो चुके हैं और इनकी जो लागत है ये प्रभावी भी हो चुकी है। यानी लागत प्रभावी का मतलब कि लागत भी इसमें अब कम हो रहा है टेक्नोलॉजी की सहायता से और पहले से ये अधिक सक्षम भी हो गए हैं। तो ये पॉइंट अच्छा है। कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, यानी जो एग्रीकल्चर के जो परंपरागत तरीके थे उन तरीकों से हम लोगों के मिट्टी को, जल को, पर्यावरण को हानि पहुंच रहा था, क्योंकि कीटनाशक का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो न इससे केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि जल प्रदूषण भी होता है। उसी तरह से जब हम लोग उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं तो सारे उर्वरक पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मिट्टी और जल प्रदूषित होता है। तो हम लोग कृषि में भी नवाचार ला करके हम लोग बचा सकते हैं, यानी जल को भी बचा सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और मृदा को भी बचा सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कीटनाशक और उर्वरकों की आवश्यकता को कम कर सकता है। यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उसमें हम लोग फर्टिलाइजर के भी जरूरत कम होगी और इसके अलावा कीटनाशक का भी। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि बीटी कॉटन जो है, अब बीटी कॉटन में हम लोगों ने एक ऐसे बैक्टीरिया का जीन यूज किया है जो खुद से कीटनाशक बनाते रहता है और कीटों से सुरक्षित रहता है। उसी तरह से जो दलहन पौधे हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। लेकिन हम लोग उन फसल के जीन में अगर इसी बैक्टीरिया के जीन का प्रयोग कर दे तो खुद से अपना नाइट्रोजन भी बना लेगा। तो यानी इस तरह से हम लोग उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से बच सकते हैं, जो कि हमारे मृदा, जल और पर्यावरण को संरक्षित रख सकता है।
इसके अलावा इसी में हम लोग ये भी जोड़ सकते हैं शून्य जुताई। हालांकि जब हम लोग खेतों की जुताई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि मिट्टी को हम लोग उलट पलट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी में जो नमी को अवशोषित करने की क्षमता होती है वो क्षमता घट जाती है। तो अब मिट्टी को जब जुताई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो संरक्षित रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स भी संरक्षित रहेंगे और नमी भी संरक्षित रहेगा। और इसका एग्जाम्पल्स देखा जा सकता है कि धान की कटाई के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं लगा देते हैं बिना जुताई किए, और इससे क्या होता है कि फसल भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी हम लोग शून्य जुताई भी इसमें टर्म जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपने लिखा है कि प्रौद्योगिकी टिकाऊ परिवहन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जो भी व्यवस्थाएं हैं, तो जो हम लोग पहले पारंपरिक यूज करते थे जिसमें डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते थे, तो इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता था या हो भी रहा है, जहां प्रयोग हो रहा है, तो इससे हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। तो हम लोग क्या किया इसमें कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि आपने लिखा भी है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को सक्षम किया है, जिससे उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अब उत्सर्जन पे यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक की जगह अगर हम लोग आजकल हाइड्रोजन फ्यूल्स की भी बात हो रही है, सीएनजी भी यूज कर रहे हैं हम लोग, इथेनॉल भी यूज कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल क्या कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह रहा है। तो ये भी पॉइंट ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपने आगे और क्या पॉइंट लिखा है। तो आपने आगे लिखा है कि फ्लाई ऐश आधारित ईंटों का उपयोग करके, फ्लाई ऐश को हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग कोयले को जला करके इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं तो जो कोयले की राख बच जाती है उसी को हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं, जिसका सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी बहुत प्रयोग होता है और ये एक पर्यावरणीय प्रदूषक भी है। तो ऐसे फ्लाई ऐश जो है उसका प्रयोग हम लोग बिहार सरकार के एक नियमावली के अनुसार हम लोग इससे फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि फ्लाई ऐश से तो पर्यावरण प्रदूषित होने से बच ही रहा है, लेकिन जो पारंपरिक ईंट बनाने का तरीका था उसमें हमारे मिट्टी का भी दोहन होता था, और जब हम लोग चिमनी में ईंट को पकाते थे तो वहां से भी फिर हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते थे। तो इससे हमारी मृदा और पर्यावरण भी सुरक्षित रह रही है। तो इसमें हम लोग ये फ्लाई ऐश ईंट को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपने 4 पॉइंट लिखा है, अगर इसमें चाहते तो एक पॉइंट और छोटा सा शामिल कर सकते थे, जिसको हम लोग आजकल कह रहे हैं हरित इमारत या पर्यावरण अनुकूलित इमारत, या इसी को सस्टेनेबल बिल्डिंग के भी नाम से जाना जा रहा है। ये ऐसी इमारतें होती है जिन इमारतों को ऐसा डिजाइन किया हुआ रहता है जो पर्यावरण के प्रति ज्यादा हानिकारक न हो, यानी पर्यावरण फ्रेंडली हो, जिसमें बिजली की खपत कम हो, और उस बिल्डिंग पे ऊपर सोलर प्लेट लगा दे ताकि हम लोग सौर ऊर्जा का ही उपयोग करें। उसमें पानी का भी जो प्रयोग होगा वो ज्यादा प्रयोग न होगा, और जो वेस्टेज निकलेंगे उस बिल्डिंग से तो उसके रिसाइकल का भी प्रोसेस बहुत आसानी से किया जा सके, यानी अपशिष्ट का भी प्रबंधन उसमें रहेगा। तो ऐसे बिल्डिंग्स को हरित बिल्डिंग, पर्यावरण अनुकूलित बिल्डिंग या सस्टेनेबल बिल्डिंग कहते हैं, जिसको 2003 में हैदराबाद में शुरू किया गया, और पूरे भारत में आज के डेट में लगभग 1 करोड़ वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा चुका है। तो इस पॉइंट को भी आप जोड़ सकते थे इसमें। इसके अलावा आपने कंक्लूजन में क्या लिखा है, तो कंक्लूजन में आपने शामिल किया है कि सतत विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की, सतत विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यानी यहां पे आपने सतत विकास का डेफिनेशन लिखा है कि जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से, यानी जो भविष्य में पीढ़ी आएगी उसके जरूरतों से हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अपने वर्तमान के भी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसी तकनीक को हम लोग कहते हैं, इसी व्यवस्था को कहते हैं सतत विकास। और इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए नवाचार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए आर्थिक और मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। और यहां पे देख रहे हैं कि प्राप्ति आपने गलत लिखा है, तो ऐसे मिस्टेक से बचेंगे। ठीक है, तो आपने ओवरऑल कंक्लूजन भी काफी सही लिखा है। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन पूरा हुआ, और मैं ये बोलना चाहूंगा ओवरऑल इस क्वेश्चन में कि आपने आंसर काफी अच्छा लिखा है।
तो आप लोग भी अपने क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेज सकते हैं और आपके भी प्रश्नों के उत्तर की जांच इसी तरह से की जाएगी और आप आगे अपने प्रैक्टिस को ऐसे ही जारी रखेंगे तो 17वीं बीपीएससी के मेंस में आप एक सीट को पक्का कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी को। डेस्टिनेशन आईएएस 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे सो दैट हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 17वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।